नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com में खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। आज हम दरअसल बातचीत करेंगे कर्नाटक की। आप कहेंगे फिर कर्नाटक के बारे में बातचीत करें। आज कर्नाटक के बारे में बातचीत करने का बड़ा महत्वपूर्ण कारण यह है कि पहली बार हम ये देख रहे हैं कि कर्नाटक के अंदर एग्जिट पोल के नतीजे आज पोलिंग के बाद आए हैं और ये वो नतीजे हैं जो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि 13 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो क्या नतीजे आ सकते हैं। तो दरअसल आज हम चर्चा करेंगे कि पोलिंग के बाद कर्नाटक में एग्जिट पोल के नतीजे क्या कह रहे हैं। और आज हम सिर्फ एक पोल के नतीजों के बारे में बातचीत नहीं करेंगे। हमने सैंपल के तौर पे 5 एग्जिट पोल्स लिए हैं अलग अलग टीवी चैनल्स के, अलग अलग सर्वेस के। वैसे तो करीब 7-8 एग्जिट पोल्स आए हुए हैं, लेकिन हम सबको नहीं ले रहे। उनमें से जिनको मैं क्रेडिबल समझता हूं उनको रखने की हमने कोशिश की। हो सकता है एक दो ऐसे चैनल्स हों जो और ज्यादा क्रेडिबल हो, लेकिन मुझे लगा कि उनकी भीड़ इकट्ठा करने से बेहतर है उनमें से चुनिंदा को हम अपने इस कार्यक्रम में शामिल करें और उसके बाद हम जानने की कोशिश करें कि जो बात हम लोग पिछले 1.5-2 महीनों से कह रहे थे, क्या वो बातें सच साबित होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। क्या आज की तारीख में एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पर ये कह सकते हैं कि जो कर्नाटक के अंदर किसकी सरकार बनने वाली है। क्या कांग्रेस की मेहनत रंग लाती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कंधे पर सवार होकर उनके रोड शो के आधार पर दोबारा वापसी करती हुई दिखाई पड़ रही है, या फिर कर्नाटक एक त्रिशंकु विधानसभा की ओर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है जिसमें जनता दल सेकुलर किंग मेकर की भूमिका में आ सकता है और किंग भी बन सकता है। तो 3 तरीके के विकल्प इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। फिर अपने दर्शकों को बता दें, हम जो बात करने जा रहे हैं वो एग्जिट पोल्स है, वो एग्जैक्ट नतीजे नहीं है। तो उससे एक दिशा के बारे में हमें अनुमान लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि जो एग्जिट पोल हमारे पास आते हैं वो एग्जिट पोल काउंटिंग के दिन पर पूरी तरीके से गलत भी साबित हो जाते हैं और ये भी देखने में आया कि वो सही भी साबित होते हैं। लेकिन हाँ, अगर सारे एग्जिट पोल एक ही तरीके के आंकड़े पेश कर रहे हो, एक ही तरीके की बात कर रहे हो, तो जरूर इस बात का अंदाजा लगता है कि जिस दिन नतीजे आएंगे उस दिन क्या दिशा होगी नतीजों की। तो सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें, इस वक्त स्क्रीन पर अगर वो देखेंगे तो हम उनके सामने एक एग्जिट पोल के नतीजे सामने रख रहे हैं। ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं इसमें इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया 62 से 80 सीटें बीजेपी को देती हुई दिखाई पड़ रही है। कांग्रेस के बारे में उसका आकलन है 122 से 140, यानी जो है वो इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया के अनुसार कांग्रेस पार्टी बड़ी बहुमत की तरफ कर्नाटक के अंदर बढ़ रही है। जनता दल सेकुलर की सीटें कम हुई है 20 से 25, अन्य के खाते में 3। लेकिन अगर इसके अलावा अगर हम दूसरे एग्जिट पोल पर देखें, जैसे एबीपी सी वोटर की तरफ बात करें, तो 83 से 95 सीटें बीजेपी को दे रही है, 100 से 112 सीटें कांग्रेस को, यानी पूर्ण बहुमत सी वोटर नहीं दे रहा है जैसा कि एक्सिस माई इंडिया दे रहा है। 112, 113 चाहिए पूर्ण बहुमत के लिए कर्नाटक के अंदर, यानी 100 से 112 के बीच में, यानी हंग असेंबली की स्थिति पैदा हो सकती है। 21 से 29, 2 से 6। टाइम्स नाउ ईटीजी जिसके रिसर्च हेड पीयूष तंवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनका आंकड़ा ये कि बीजेपी को 85 सीटें, कांग्रेस को 113, यानी ठीक बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। जनता दल सेकुलर 23 सीट और अन्य के खाते में 3। रिपब्लिक पी मार्क 85 से 100 बीजेपी को, कांग्रेस को 94 से 108, 24 से 32 जेडीएस और 2 से 6 अदर, यानी रिपब्लिक टीवी भी कांग्रेस पार्टी को बहुमत नहीं दे रहा है। जी मैट्रिज 79 to 94, 103 से 118, 25 से 33 जनता दल सेकुलर और 2 से 5 अन्य के खाते में जा रहा। यानी अगर इन आंकड़ों को ले और उस पर नजर डालें तो 3 ऐसे चैनल्स हैं जिनका एग्जिट पोल ये कह रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुमत से आगे बढ़ सकती है। इंडिया टुडे, एक्सेस माई इंडिया जो 140 तक जाने की बात कर रही है, टाइम्स नाउ ईटीजी 113 और जी मैट्रिज 118 तक जाने की बात कर रहा है। लेकिन अगर हम सियोटर के बारे में बात करें और रिपब्लिक पी मार्क के बारे में बात करें और जी मैट्रिक्स को भी अगर लें तो शायद वहां हंग असेंबली की स्थिति पैदा होती नजर आ रही है। लेकिन एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कर्नाटक एग्जिट पोल के नतीजों के आधार पे कि कर्नाटक के अंदर इस बार कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। वो बहुमत का आंकड़ा छूती है, 140 तक पहुंच जाती है। ये तो नतीजों से पता चलेगा। बीजेपी पिछड़ी हुई नजर आ रही है और जनता दल सेकुलर
जो है ये काफी पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त जो खास मेहमान, उनका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है टाइम्स नाउ ईटीजी के लिए सर्वे करने वाली एजेंसी ईटीजी रिसर्च के हेड पीयूष तंवर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आपको हमारे कार्यक्रमों में भी देखा था पिछले दिनों। पीयूष, आपका स्वागत है। कार्तिकेय बत्रा, जिनके साथ हम सीएम कौन कार्यक्रम करते हैं और हर क्षेत्र के बारे में जाकर वहां का माइक्रो एनालिसिस करते हैं। श्री हरि वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ इस वक्त कर्नाटक बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और शीतल पी सिंह जो कर्नाटक का दौरा करके लौटे हैं, वो उनका भी स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम सत्य हिंदी से भी जुड़े हुए शीतल पी सिंह। पीयूष, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे ही है कि आपका जो सर्वे है वो कांग्रेस को एक तरीके से बहुमत का आंकड़ा दे रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सिर्फ बहुमत में सिकुड़ जाएगा या इसके आगे भी निकल सकता है? जी आशुतोष, पहले तो मैं एक छोटा सा करेक्शन करना चाहूंगा कि जो हमने जो नंबर दिया था टाइम्स नाउ पे, वो बेसिकली क्या करते हैं कि मीडियन लेते हैं उसका। तो हमारा जो नंबर था वो 106 to 120 था कांग्रेस के लिए, और 78 to 92 बीजेपी के लिए था, और 20 से 26 जेडीएस के लिए था, और 2 से 4 अन्य के लिए था। और वोट शेयर का भी मैं बताना चाहूंगा कि वोट शेयर हमें 40.9 समथिंग अराउंड कांग्रेस के लिए मिला था, 36 पॉइंट समथिंग कुछ हमें बीजेपी के लिए मिला था, 16.6 आई थिंक जेडीएस के लिए था, और बाकी 6.8 अन्य के लिए था। तो जैसे आपने पूछा कि तो जैसे अगर आप देखें तो 100 ये जो रेंज होती है, जैसे क्यों रेंज दी जाती है, तो उसका मीडियन ले लेना ही उसका सही आकलन नहीं है। पहली बात है, अगर 106 सीटें हमने जब कांग्रेस को मिनिमम या लोअर लिमिट दिया है, तो इसका मतलब है कि हम उन सीटों पे लगभग श्योर है कि चलो कांग्रेस अपना लोअर लिमिट इतना पहुंच जाएगा। बाकी वो ऊपर कितना जा सकता है, तो मैक्सिमम 120 को टच कर सकता है, इसके बीच में वो कुछ भी ला सकता है। दूसरा मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे जब मेरे जब सर्वे हुआ है पूरे 4 महीने में, और आज एग्जिट पोल का सर्वे हुआ, यहाँ पे कम से कम 50 सीट में अभी भी कहूंगा कि नेक एंड नेक फाइट है। वहां पे मार्जिन 1 या 2 या 3% में रह जाएगा। तो आप कितना भी सर्वे कर ले, मतलब उस पर्टिकुलर विधानसभा क्षेत्र से आप 5,000 सैंपल उठाइए, 10,000 सैंपल उठाइए, वो आपका मार्जिन ऑफ एरर रहेगा ही रहेगा, और कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है वो सीटें। तो वैसी सीटें रहेगी, इसीलिए वो रेंज दिया जाता है कि आपका जो ये रेंज है इतना रहेगा। तो हमारा जो था वो 106 से 120 में लग रहा है। हाँ, ये है कि हमें लग रहा है कि कांग्रेस जो है वो 113, 114, 115 तक पहुंच जाएगी। मतलब हमें लग रहा है कि वो पहुंच जानी चाहिए वहां तक। अगर वो जो मैं कह रहा हूं कि जहां पे मार्जिन बहुत कम रहेगा, वो अगर कांग्रेस सीट निकाल लेती है, तो वो 114, 115 पहुंच सकती है। मैक्स अभी भी मैं कह सकता हूँ 120 तक पहुंच सकती है कांग्रेस। पीयूष, जो आपने कहा बिल्कुल सही आपने कहा कि आपने जो वोट परसेंटेज दिया है वो 36.70 है। कांग्रेस के लिए 40.90 है। जेडीएस के लिए 16.10 है और अन्य के खाते में 6.30 है। ये आपने वोट परसेंटेज दिया। और जो सीट आपने बताए थे वो सीट में भी बिल्कुल आपने सही आपने कहा कि टाइम्स नाउ ने उसको सिर्फ मीडियन दिया है। 78 से लेके 92 सीटें, कांग्रेस को 106 से 120 सीटें, जनता दल सेकुलर 20 से 26 सीटें और अन्य के खाते में 2 से 4 सीटें। अब अगर हम आपके वोट परसेंटेज के आधार पर अगर हम बातचीत करें, तो एक चीज जो है वो बहुत साफ दिखाई पड़ रही है और वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसमें जो बीजेपी का जो वोट शेयर है 2018 की तुलना में वो तकरीबन 2% बढ़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस का वोट शेयर जो है वो 36 से वो कांग्रेस के शेयर में भी कम से कम 3% की बढ़ोतरी है। लेकिन जनता दल सेकुलर का वोट शेयर तकरीबन 3-3.5% नीचे चला जाता है। तो क्या ये कहें कि इस चुनाव में वोट परसेंटेज के लिहाज से सबसे बड़ी लूजर जनता दल सेकुलर है? देखिए, एक तो वोट शेयर में मतलब ये है कि 2018 में बीजेपी को 36.3 के अराउंड वोट शेयर मिला था। तो वो अभी भी अपना वोट शेयर, मैं ये नहीं कहूंगा कि वो इंटैक्ट कर रहे हैं। देखिए, अगर वो जितना वोट शेयर वो कांग्रेस से लूज कर रहे हैं, तो वो कुछ वोट शेयर जेडीएस से गेन भी कर रहे हैं। लेकिन जेडीएस जो है उनको यहाँ पे बहुत नुकसान, और जेडीएस क्योंकि सदर्न कर्नाटका में जो फाइट है वो मोस्ट ऑफ द सीटें में इट्स हेड ऑन कोलिजन विद जेडीएस वर्सेस कांग्रेस है। तो वहां पे कांग्रेस सीटें निकाल के अपना वोट शेयर बढ़ा रहा है। बॉम्बे कर्नाटका में जो कांग्रेस है वो सेन मार रहा है बीजेपी के वोट शेयर में, और वहां से सीटें निकाल के बीजेपी को कर रहा है। अदरवाइज ओवरऑल पिक्चर मतलब ऐसा नहीं है कि बीजेपी को कांग्रेस ने बहुत नुकसान पहुंचाया है। अगर एक पिछला आप 104 सीटों का आंकड़ा देखें और अगर आप रेंज में देखें, तो बीजेपी ने कांग्रेस बीजेपी से इतना वो नहीं कर रही है। मैं अगर आपको सिंपल वो बताऊं, तो अगर हमारे एनालिसिस में ये है
कि कांग्रेस जो है वो बीजेपी जो है वो कांग्रेस से 15 सीटें ले रही है, बीजेपी ले रही है, जबकि कांग्रेस जो है बीजेपी से 30 सीटें ले रही है। लेकिन जबकि जेडीएस में उल्टा है, जेडीएस में कांग्रेस लगभग 15 सीटें जेडीएस से ले रही है और जेडीएस उल्टा सिर्फ एक मिनट मेरा थोड़ा कनेक्शन कैसे, जेडीएस सिर्फ 3 ही सीटें कांग्रेस से ले रही है। तो इसलिए जेडीएस से वोट शेयर बहुत गेन कर रहा है कांग्रेस, स्पेशली मुस्लिम वोट शेयर मैं कहना चाहूंगा। और वोकलिगा अभी भी इंटैक्ट है मतलब जेडीएस के लिए, बट फिर भी थोड़ा बहुत हुआ है, मतलब टूटा है। जबकि और वोकलिगा का वो वोट शेयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को नहीं गया, जो वोट शेयर टूटा है वो बीजेपी को भी गया है। अब हमारे दर्शकों के बीच एक चीज और स्पष्ट करें, जो अलग अलग रीजन्स हैं, आपका सर्वे उन अलग अलग रीजन के एनालिसिस कैसे करता है? कोस्टल कर्नाटका के अंदर क्या बीजेपी को अपनी सीटों को रिटेन कर रहा है? सेंट्रल कर्नाटका के अंदर क्या स्थिति है? हैदराबाद कर्नाटका और साथ ही साथ बॉम्बे कर्नाटका और मैसूरू के इलाके में, तो अलग अलग रीजन्स के बारे में अगर आप एक ओवरव्यू दें कि कैसे वहां पे कांग्रेस और बीजेपी का वोट शेयर घट पड़ रहा है। तो पहले तो हम लोग बॉम्बे कर्नाटका स्टार्ट करेंगे। 50 सीटें हैं वहां पे। उन 50 सीटों में वहां पे आपका जो लिंगायत बेल्ट है, वो मतलब लिंगायत वहां पे बहुत ज्यादा डोमिनेंट है। तो वहां पे देखा है कि हमने इस बार कांग्रेस जो है वो स्लाइटली, देखिए पिछली बार बीजेपी वहां पे स्वीप तो नहीं कहेंगे, 30-35 के करीब सीटें लेके आई थी, 30 लेकिन इस बार जो 30 वर्सेस हाँ 30 वर्सेस 17 था। यस, तो 30 से सीट लेके आई थी। इस बार बीजेपी जो है वो कांग्रेस से थोड़ा पीछे रह जाएगी। कांग्रेस जो हमें लग रहा है कि 1-2 सीटें जो है वो बीजेपी से ज्यादा ले आए, तो वहां पे वोट शेयर में ज्यादा बदलाव नहीं होगा। फिर हम हैदराबाद कर्नाटका में, हैदराबाद कर्नाटका में कांग्रेस जो है वो स्वीप करती हुई नजर आ रही है। उसकी प्रोमिनेंट फैक्टर है कि वहां पे जो कास्ट वो है, एक तो वो SC ST और दूसरा मुस्लिम, वहां पे बहुत ज्यादा उसमें, और कुरुबा भी आपको मिल जाते हैं। दूसरा वहां पे मल्लिकार्जुन जी खड़गे का जो है वो उनका थोड़ा फैक्टर रहा है वहां पे, बीइंग कांग्रेस के जो स्टेट प्रेसिडेंट, कांग्रेस के नेशनल प्रेसिडेंट है, तो उनका वो फैक्टर वहां पे प्ले किया है। और मैं एक और ऐड करूं, यहाँ पे जो SC होता है, यहाँ पे दो है, एक SC लेफ्ट और एक SC राइट है। तो SC लेफ्ट जो है वो मतलब मोटा मोटे तौर पे बीजेपी को ही सपोर्ट करता है, और राइट जो है वो आपका कांग्रेस के साइड होता है। इस बार हमें लगा है कि SC लेफ्ट जो है वो भी थोड़ा कांग्रेस की साइड जाता हुआ नजर आया है। कुरुबा जो है वहां के उस एरिया में वो अभी भी वन साइडेड कांग्रेस की तरफ है, बीइंग सिद्धारमैया जी उनके इतने स्ट्रॉन्ग लीडर। मैं आपको इसमें एक छोटा सा फैक्ट बताता हूँ कि फील्ड पे आप मतलब हम जब जाते थे तो लिंगायत अगर कोई कहता था कि भाई आपका कास्ट क्या है, तो वो लिंगायत लिंगायत कहता था, और अपना मतलब जैसे वोकलिगा या गौड़ा बोलता था। लेकिन अगर आप किसी कुरुबा को पूछते थे तो वो हमेशा ये कहता था कि सिद्धारमैया वाला कास्ट, ये उनका सेंस ऑफ आइडेंटिटी है, उससे जोड़ते हैं वो। तो अपना हैदराबाद कर्नाटका में 40 सीट है, तो वहां पे कांग्रेस स्वीप करता हुआ नजर आ रहा है, स्वीप। वहां पे बीजेपी और जेडीएस दोनों की खराब स्थिति। जेडीएस तो पहले भी नहीं था, हार्डली 1 या 2 सीट जीता था 2018 में, इस बार शायद से वो भी ना जीत पाए। और मैं वहां पे, मैं ऐसा तो नहीं है भाई 13 पे जो रिजल्ट आएगा, लेकिन वहां पे 3 एटलीस्ट बड़े नेता है। एक आपके गली जनार्दन रेड्डी जो है वो गंगावती की सीट से लड़ रहे हैं, वो देखिए मतलब मनी फैक्टर वहां पे काम कर रहा है काफी, मतलब पैसे वाले हैं और जो भी उनका वो है, तो वो हमें भी ग्राउंड से वो थी कि भाई मनी डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब चल रहा है, तो ये था कि वो निकालेंगे। बट मुझे ये लगा कि वहां पे उनको बहुत नेक एंड नेक टफ फाइट है, मे बी वो लूज कर जाए। फिर आपके वहां पे श्री रामुलु जी की सीट है, बीजेपी से लड़ रहे हैं, वो भी शायद से हार जाए। तो कांग्रेस वहां पे इतना स्ट्रांग पोजीशन में है कि बीजेपी के हैवी वेट्स को हराने में अभी उनका है। बीजेपी के चाहे श्री रामुलु जी हो, फिर चाहे आपके वो, फिर हम आएंगे सेंट्रल कर्नाटका, वो भी लिंगायत का और येदियुरप्पा जी बेल्ट है, वहां पे भी बीजेपी को नुकसान पहुंच रहा है। एक तो येदियुरप्पा जी का एब्सेंस और दूसरा लिंगायत का वोट टूटना। कोस्टल जो है 19 सीटें हैं वहां पे बीजेपी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने कहा कि वहां पे हिंदुत्व बहुत स्ट्रांग मुद्दा है, वहां पे आपका कोई कास्ट इक्वेशन नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, वहां पे हिंदुत्व बहुत स्ट्रांग मुद्दा है। फिर आएंगे हम लोग बैंगलोर रीजन में। बैंगलोर रीजन में देखिए बेसिकली बैंगलोर रीजन में कांग्रेस इतनी वीक थी नहीं, इट वाज ऑलवेज 50-50 था। लेकिन अभी कैसा है कि अभी कांग्रेस थोड़ा सा एज पे मिल रहा है हमें, बैंगलोर में बेशक मिला है। बैंगलोर में जो बीजेपी के MLA दो 3 बार रह चुके, मिनिस्टर रह चुके, उनके ऊपर हाई एंटी इनकम्बेंसी है। लोग सोचते हैं कि चलो 3 बार है, बदलना चाहिए। तो बैंगलोर में भी हमें लग रहा है कि कांग्रेस आगे है। और फिर हम बात करते हैं 61 सीटें, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा हुआ है, सदर्न कर्नाटका, वहां पे बेसिकली बीजेपी का इतना मतलब इतना से नहीं है वहां पे। इसीलिए देखेंगे आप कि बीजेपी की 2018 में 36% वोट शेयर था, लेकिन 104 सीटें थी, जबकि कांग्रेस की 80 सीटों पे आपका 38% वोट शेयर था। ये 2% जो वहीं से आता है कि जहां पे बीजेपी का इतना वो नहीं है, तो वहां पे
जेडीएस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है, जेडीएस को बहुत नुकसान पहुंच रहा है और कांग्रेस वहां पे बहुत आगे रहेगा। बीजेपी का वहां पे अभी भी कुछ नहीं रहेगा, 7 से 8 9 सीटें निकलेगी। बाकी जेडीएस जो है वो पिछली बार मेरे हिसाब से 31 या 30-31 सीट लेके आया था उस रीजन से, वो अभी गिर के 20-21 के करीब पहुंचना चाहिए। बिल्कुल। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।